नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए दोस्तों, इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं आदेश की एकता और इसके अलावा हम पढ़ेंगे नियंत्रण का जो सिद्धांत है, जो कि आपको देखने को मिलेंगे। हम पढ़ रहे हैं पेपर टू के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। ये पार्ट ए है और ये किसके अंतर्गत है? ये है एमपीपीएससी मेंस के अंतर्गत पेपर टू है। पेपर टू के अंतर्गत पार्ट ए है। पार्ट ए के अंतर्गत आपको यूनिट देखने को मिलेगी 5। ठीक है, 5वीं यूनिट देखने को मिलेगी। 5वीं यूनिट में आपको ये जो टॉपिक है, इसके पहले हमने इसका एक जो सिद्धांत है इसी के साथ में था पद सोपान, जिसे हायरार्की बोलते हैं। पद सोपान का सिद्धांत हमने पढ़े थे और ये सभी जाने जाते हैं संगठन के सिद्धांत के नाम से। ठीक है, तो संगठन के सिद्धांत हमारे 2 रह गए हैं। एक तो नियंत्रण का जो सिद्धांत है और दूसरा हमने देखे थे कौन सा, आदेश की एकता। तो ये दोनों हमारे रह गए। यहाँ पे पद सोपान हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, आदेश की एकता के बारे में। तो आदेश होता क्या है? आदेश मतलब क्या होता है? आदेश मतलब होता है जो निर्देश है, आदेश है या फिर इंस्ट्रक्शन देना होता है। तो आप उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं, जैसे आप कहीं कंपनी में काम करते हो तो आपके ऊपर एक बॉस है और बॉस के ऊपर आप देख सकते हैं, देखिए 1 एम्प्लॉय है, 2 एम्प्लॉय, ये 3 एम्प्लॉय। जैसे मान लीजिए आप ही है, ठीक है, आपके साथ में जो है ये देखिए 2 और एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। तो इन सब का बॉस कौन होगा? इन सब का बॉस आपके जस्ट ऊपर जो व्यक्ति होगा, यानी कि मान लीजिए आप एक एम्प्लॉय है तो आपके ऊपर मैनेजर है, तो मैनेजर आपका बॉस होगा। मैनेजर के ऊपर भी कोई जो होता है हेड, मतलब डिपार्टमेंट का हेड होता है, ठीक है, या कोई डायरेक्टर होता है। तो आप देखिए आपके ऊपर जो है एक मैनेजर भी है और एक डायरेक्टर भी है। तो उदाहरण के तौर पर आपको आदेश कहाँ से प्राप्त होंगे? आपको आदेश प्राप्त होंगे इस व्यक्ति से, आपके जस्ट ऊपर जो हेड व्यक्ति है उससे आपको आदेश प्राप्त होंगे, ना कि ये व्यक्ति से। अब कभी कभी इससे भी प्राप्त हो जाते हैं, परंतु ये आदेश की एकता का सिद्धांत मानता है कि व्यक्ति को उसके जस्ट ऊपर जो उच्चाधिकारी है उसी से आदेश प्राप्त होना चाहिए, तभी काम सही रूप से हो सकता है, अन्यथा उसके काम करने में उसको बाधा होगी। तो यहाँ पे इसी के बारे में हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं, आदेश की एकता के सिद्धांत के बारे में। तो आदेश की एकता का सिद्धांत जो है क्या कहता है, सारी चीज़ें हम यहाँ पे विस्तार से जानेंगे। तो देखिए यूनिटी ऑफ कमांड हम एक प्रकार से इसको बोल सकते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब इसका इंग्लिश में नाम इंग्लिश में हम इसको बोल सकते हैं। और आदेश की एकता का अर्थ क्या होता है? जो संगठन है, संगठन के अंतर्गत जो कार्य है, कार्य करने वाला कोई भी कर्मचारी अपने से ऊंचे, यानी कि ये वाला बोल सकते हैं हम मैनेजर, अपने से ऊंचे एक से अधिक अधिकारी से, और ये देखिए मैनेजर है और ये ऊपर डायरेक्टर है, डायरेक्टर के ऊपर भी कोई व्यक्ति हो सकता है। तो यहाँ देखिए अपने से जो कर्मचारी है, अपने से ऊपर जो उच्च अधिकारी है, उनमें से एक से अधिक जो अधिकारी उनका आदेश ग्रहण नहीं करेगा। वही बात बोली जा रही है, मतलब एक ही अधिकारी का वो सबसे, मतलब उसके जस्ट ऊपर जो अधिकारी होगा उच्च अधिकारी, उसी से आदेश ग्रहण करेगा, मात्र एक अधिकारी से, अनेक अधिकारियों से आदेश ग्रहण नहीं करेगा। यही सिद्धांत बोला जाता है कि आदेश की एकता का सिद्धांत। और यदि संगठन में किसी व्यक्ति 2 परस्पर विरोधी आदेशों को मानने को कहा जाता है, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? मतलब जैसे मान लीजिए डायरेक्टर से भी आदेश मिल रहा है, उसको मैनेजर से भी आदेश मिल रहा है, तो इसके परिणाम स्वरूप हमको यहाँ पे भ्रम और अकुशलता, मतलब जो कार्य है उसकी कार्य में अकुशलता उत्पन्न होती दिखती है। आदेश देने वाले के एक होने के कारण ही आदेश की एकता का जो सिद्धांत है उसको यहाँ पे हम आदेश की एकता सिद्धांत बोला जाता है। मतलब आदेश देने वाला व्यक्ति एक ही होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम यहाँ मान सकते हैं, जैसे देखिए पहला जो डायग्राम है, पहला डायग्राम आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, देखिए एक स्वामी होने से कार्य अच्छा और समन्वय, मतलब कार्य में अच्छा समन्वय देखने को मिलता है। जैसे ये वाला व्यक्ति, ठीक है, ये मेन बॉस है, ये मेन बॉस ने 3 व्यक्ति इसके अंतर्गत जो एम्प्लॉय है उसको उनको आदेश दिया। जैसे ये एक व्यक्ति है, जैसे डिपार्टमेंट ले लीजिए, कोई मतलब प्रोडक्शन कंपनी है या फिर कोई कंपनी है, तो यहाँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया और सेल्स डिपार्टमेंट हो गया। तो ये बॉस है, बॉस ने इन सबको आदेश दिया, ये नीचे वाले जो मैनेजर है इनको। अब मैनेजर क्या करेगा? मैनेजर अपने द्वारा जो भी, मतलब अपने द्वारा जो भी टास्क परफॉर्म कराना है, अपने को जो भी जिम्मेदारी मिली है, उत्तरदायित्व मिला है, उसको परफॉर्म कराने के लिए अपने नीचे जो भी एम्प्लॉय है उनको एक प्रकार से यहाँ पे आदेश देंगे। तो ये देखिए एक क्रम चल रहा है, ऊपर वाले बॉस ने उसके जस्ट नीचे वाले को आदेश दिया और इन्होंने जस्ट नीचे वाले का आदेश दिया। तो इससे क्या हो रहा है? एक व्यक्ति सिर्फ नीचे, अपने जस्ट नीचे वाले को आदेश दे रहा है, ना कि उससे नीचे वाले को भी। तो इसी सिद्धांत को बोला जाता है आदेश की एकता का सिद्धांत। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। पर उसके विपरीत हम देखें तो यहाँ देखिए, यहाँ 3 बॉस है, 3 बॉस है, तीनों बॉस के अंतर्गत देखिए यहाँ पे किसी ने इसको आदेश दे दिया, किसी ने इसको आदेश दे दिया, फिर यहाँ से देखिए ये एक प्रकार से क्रॉस पैटर्न में चल रहा है। तो कहीं भी एक प्रकार से यहाँ देखें हम, तो आदेश की जो एकता का सिद्धांत है बिल्कुल भी फॉलो नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ पे क्या होगा? एक प्रकार से भ्रम की स्थिति पैदा होगी, और भ्रम की स्थिति पैदा होने से क्या होगा? अकुशलता की जो है संभावना यहाँ देखने को मिलती है। मतलब कार्य सही नहीं होगा और ना तो उन एम्प्लॉय में समन्वय होगा। एक विद्वान है, विद्वान कौन? फिफ्नर नाम का एक विद्वान है, हमने देखे थे, और फेयोल नाम के विद्वान है।
तो फिफ्नर ने क्या बोला है, आदेश की एकता से आशय है कि किसी संगठन का प्रत्येक सदस्य एक और केवल एक वरिष्ठ अधिकारी के प्रति ही जवाबदार होगा। जैसे कि हमने यहाँ देखें, किसी भी संगठन का एक जो कर्मचारी है वो जस्ट उसके ऊपर ही एक अधिकारी से ही आदेश का ग्रहण करने के लिए जवाबदार होगा, अन्यथा जो आदेश की एकता सिद्धांत है वो फॉलो नहीं किया जाएगा। दूसरे जो विद्वान है फ्योल नाम के जो विद्वान है, उन्होंने कहा है किसी कर्मचारी को केवल एक ही उच्च अधिकारी द्वारा आदेश दिया जाना चाहिए। तो वही बात इनके द्वारा भी बोली गई है। तो ये बेसिक चीज़ें थी आदेश की एकता के सिद्धांत के संबंध में। अब आपको पता होगा आदेश की एकता का जो सिद्धांत है उसकी आवश्यकता या उसका महत्व क्यों हो जाता है। तो यहाँ देखिए, संगठन में कई प्रकार के कर्मचारी होते हैं। कई प्रकार के कर्मचारी मतलब अलग अलग लेवल में हम देख सकते हैं, उच्च अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी और निचले लेवल पर कुछ अधिकारी होते हैं, और थोड़े ही उच्च अधिकारी रहते हैं। मतलब टॉप लेवल पर अगर बात करें तो कुछ अधिकारी होते हैं, मतलब थोड़े अधिकारी होते हैं, और निचले लेवल पर हमको ज़्यादा संख्या बढ़ती हुई नजर आती है। जैसे इस पिरामिड की अगर बात करें तो यहाँ आपको एक बॉस देखने को मिलेगा, यहाँ आपको 2 बॉस देखने को मिलेंगे, यहाँ ज़्यादा हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, और यहाँ नीचे तो नीचे वाले जो एम्प्लॉय है उनकी संख्या नीचे बढ़ते जाती है और ऊपर जो है घटते जाती है। और देखिए, जो उच्च अधिकारी कम रहते हैं और जो आदेश देते हैं, इनके नीचे काफ़ी बड़ी संख्या में अधीनस्थ कर्मचारी यहाँ पर वर्क करते हैं और इन आदेशों को ग्रहण करके उनका पालन किया जाता है। ऐसी स्थिति में कुशल एवं सफल प्रशासन के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि प्रत्येक कर्मचारी को उसके तत्कालिक यानी कि जस्ट ऊपर वाले, जैसे ये है तो इसके जस्ट ऊपर वाला ये वाला जो अधिकारी है, इसी से वो आदेश ग्रहण करेगा। मतलब तत्कालिक जो उच्च अधिकारी है उसको ज्ञान होना चाहिए, और प्रत्येक कर्मचारी को यह ज्ञात होना चाहिए कि उसे आदेश एवं निर्देश प्राप्त करने हैं। किससे प्राप्त करने हैं? तो किससे प्राप्त करने हैं? उसके जस्ट ऊपर वाले से प्राप्त करने हैं। अर्थात एक अधीन जो कर्मचारी है उसको मतलब उसके अंतर्गत कितने उच्च अधिकारियों की आज्ञा को मानना चाहिए, यही सिद्धांत यहाँ पे बोला जाता है आदेश की एकता सिद्धांत। मतलब इसने बोला है कि एक ही उच्च अधिकारी से यहाँ से आदेश प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, हम बोल सकते हैं इसके अंतर्गत आवश्यकता क्यों पड़ती है। संरचना दोहरे नियंत्रण के अनुकूल नहीं है। मतलब संरचना किसकी, हम बात कर रहे हैं संगठन की, तो किसी भी संगठन की जो संरचना है या उसका स्ट्रक्चर है वो दोहरे नियंत्रण के अनुकूल नहीं होती है। दोहरे नियंत्रण यानी कि एक एम्प्लॉय है, एक एम्प्लॉय के ऊपर आप मान लीजिए उसके ऊपर जो बॉस है उसका आदेश मिल रहा है, परंतु इसके ऊपर भी एक बॉस है, वो सीधे इसको आदेश दे रहा है। तो देखिए, इस एम्प्लॉय के ऊपर दोहरे नियंत्रण है, पर दोहरा नियंत्रण संभव है क्या? नहीं, क्योंकि इससे अकुशलता की स्थिति उत्पन्न होती है, भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है, समन्वय नहीं बन पाता है और कार्य अच्छे ढंग से नहीं हो पाता है। तो यहाँ देखिए, संगठन में किसी भी संगठन में दोहरे नियंत्रण के अनुकूल नहीं हो सकता, मतलब जो नियंत्रण है। फिर हम देखें तो यहाँ देखिए, जो एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति या विभाग के ऊपर जब 2 या 2 से अधिक जो अधिकारी है उनकी सत्ता यहाँ पे मतलब 2 अधिकारी सत्ता का उपयोग करते हैं, तो काफ़ी गड़बड़ी, काफ़ी जो प्रॉब्लम्स या समस्या उत्पन्न होने लगती है। साथ में हम देखें तो हमको जो है किसी भी संगठन के प्रत्येक सदस्य को एक और केवल एक ही, मतलब यहाँ पे देखिए जो सदस्य है, सदस्य एक ही नेता के प्रति यहाँ उत्तरदायी होना चाहिए। केवल एक ही जो बॉस है उसके ऊपर, मतलब जो उच्च अधिकारी है उसके जस्ट ऊपर, उसी के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, अनेक के प्रति उत्तरदायी नहीं होना चाहिए। इसी के कारण यहाँ पे आदेश की एकता सिद्धांत अपनाया जाता है। फिर यदि जो आज्ञा है, आज्ञा देने वाला या आज्ञा प्रसारित करने वाले जो कर्मचारी है उनकी संख्या एक से अधिक होती है, तो क्या होता है, काफ़ी विरोध की स्थिति उत्पन्न होती है, भ्रांति भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है, अकुशलता की स्थिति पैदा हो जाती है और कार्य जो है सही ढंग से यहाँ पे पूर्ण नहीं हो पाता है। इसके अलावा हम देखें तो देखिए, यदि किसी संगठन में हमको जो है कर्मचारी जो अनेक अधिकारियों से आदेश ग्रहण करता है, तो इस बात की संभावना हो सकती है कि जो विरोधी आदेश है, विरोधी आदेश से कठिन स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है। मतलब जैसे 2 अधिकारी है, 2 अधिकारी यहाँ पे आदेश दे रहे हैं, तो भाई वो जो नीचे वाला जो एम्प्लॉय है वो किसका आदेश पूर्ण करेगा, इस व्यक्ति का या इस व्यक्ति का? तो इससे क्या होगा, विरोध की स्थिति उत्पन्न होगी और काफ़ी कठिन जो है स्थिति में वो पड़ सकता है। आदेश की एकता के अभाव में भ्रम हो सकता है, ठीक है। और उत्तरदायित्व का निश्चित करना, उत्तरदायित्व जो है यानी जो जवाबदेही है या जो अकाउंटेबिलिटी है उसको निश्चित करना काफ़ी कठिन हो सकता है। तो भ्रम की स्थिति यहाँ देखने को मिलती है। तो ये देखिए, हमको कुछ यहाँ प्रॉब्लम देखने को मिली है, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही हम आदेश की एकता का सिद्धांत यहाँ पे अपनाते हैं, नहीं कि उसकी आवश्यकता क्यों होती है वो चीज़ हमने यहाँ पे देखे हैं। अब इसके कुछ गुण देख लेते हैं, मेरिट्स डिमेरिट्स जो होते हैं यानी कि उसके गुण और दोष होते हैं। तो पहले तो हम देखेंगे इसके कुछ फायदे अर्थात इसके गुण देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे आदेश की एकता सिद्धांत क्या बोलता है, ये बोलता है एक व्यक्ति एक स्वामी की अवधारणा। मतलब जो एक व्यक्ति है उसके ऊपर एक ही स्वामी रहेगा, एक ही बॉस रहेगा, ठीक है। ये देखिए, एक ही बॉस रहेगा यहाँ पे, इस सिद्धांत के द्वारा ये बोला जाता है। मतलब एक व्यक्ति एक स्वामी की अवधारणा को स्थापित करता है
और यह अवधारणा संगठन के सुगम एवं जो क्षमताशील है संचालन में बहुत ही सहायक होती है। इस सिद्धांत के फलस्वरूप क्या होता है, संगठन में सत्ता के सूत्रों का स्पष्टीकरण होता है। सत्ता के सूत्रों का स्पष्टीकरण कैसे भाई, यहाँ पे जो बॉस है इसका सत्ता मतलब इसके पास जो है शक्ति बोल सकते हैं हम, देखिए अथॉरिटी है, अथॉरिटी के बाद उसके पास पावर आ जाती है। तो जो सत्ता है, सत्ता के सूत्रों का स्पष्टीकरण यहाँ पे हो जाता है। और आदेश के जो अनेक स्रोत होते हैं, अनेक स्रोत होने से एक प्रकार से जो भ्रम उत्पन्न होता है, ठीक है। यहाँ पे हम देखें तो अक्षमता, और अक्षमता मतलब जो क्षमता होती है, क्षमता के उल्टा हम बोल सकते हैं, ठीक है। अनिश्चितता फैलती है, कार्य का उत्तरदायित्व निश्चित नहीं किया जा सकता। और जो कर्मचारी होते हैं, कर्मचारी मतलब बहुत ही भ्रम की स्थिति में या फिर कठिन स्थिति में वो पड़ सकते हैं। इस सिद्धांत के अंतर्गत हम देखें तो काफ़ी जो है कार्यकुशलता, प्रशासन में कार्यकुशलता का विकास होता है। स्केलर एक विद्वान है, स्केलर पद्धति जिसको हम देखे थे, स्केलर पद्धति मतलब जो पदसोपान की पद्धति होती है वो स्केलर की पद्धति कहलाती है, जो कि हमने पीछे पढ़ चुके हैं। तो यह स्केलर पद्धति के अनुकूल भी माना जाता है। साथ में कर्मचारियों में जो है आज्ञा के संबंध में भ्रांति उत्पन्न नहीं होती है। जब एक व्यक्ति से आदेश ग्रहण किया जाएगा तो भ्रांति या भ्रम की स्थिति पैदा नहीं होगी और कार्यकुशलता बहुत अधिक यहाँ पर रहेगी, काम अच्छी तरीके से पूर्ण होगा और इसी कारण प्रशासन के कार्य में देरी भी नहीं होती है। इसके अलावा इसमें जो है प्रत्येक कर्मचारी अपने तत्कालिक उच्चाधिकारी की उसको पहचान होती है, उसी की आज्ञा वो अच्छी तरीके से मानता है और अपने कार्य को अच्छी तरीके से पूर्ण करता है। उसे यह पता रहता है कि उसे किसके आदेश को ग्रहण करना है, वह किसके प्रति उत्तरदायी है। और इस सिद्धांत का समर्थन किसने किया है, जो एक व्यक्ति है हेनरी फ्योल, हेनरी फ्योल ने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया है। उन्होंने बोला है कि यदि इस सिद्धांत का उल्लंघन किया जाए तो सत्ता कमजोर हो जाती है, अनुशासन खतरे में पड़ जाता है और व्यवस्था गड़बड़ा जाती है और स्थायित्व संकट में पड़ जाता है। तो ये कहना है हेनरी फ्योल के द्वारा, मतलब उन्होंने जो है इस सिद्धांत का समर्थन किया है। तो यहाँ देखिए, अब देखिए हमने गुण देखे हैं तो उसकी कुछ आलोचना यानी कि उसके कुछ डिमेरिट्स भी हो सकते हैं, उसके कुछ दोष भी हो सकते हैं। तो यहाँ देखिए उसकी आलोचना के संबंध में यहाँ पे हमको कुछ चीज़ें देखने को मिलती है। तो देखिए आदेश की एकता का जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत हम देखें तो अनेक आधारों पर उसकी आलोचना की जा सकती है। तो वो आधार क्या क्या हो सकते हैं, आधार 3 प्रकार से यहाँ बांटे गए हैं। कौन कौन से, एक तो प्रथम है, द्वितीय है और तृतीय। तो पहला आधार हम देख लेते हैं। पहला आधार क्या बोला गया है, तो पहले आधार में बोला गया है कि इस सिद्धांत को जो है आदेश की जो श्रृंखला में एक व्यक्ति को केवल एक ही अधिकारी के आदेश मानना चाहिए। पर प्रायोगिक तौर पर अगर देखें तो यहाँ पे देखिए सभी जगह ये लागू नहीं होती है, मतलब ऐसा यहाँ बोला गया है। कभी कभी हमको अपवाद की स्थिति भी देखने को मिलती है। अपवाद मतलब जो चीज़ें होती नहीं हैं परंतु हो जाती है, ठीक है, उनको अपवाद बोला जाता है। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो ये जो सिद्धांत है हमको कैसे देखने को मिलता है, जैसे तकनीकी जो कर्मचारी होती है, तकनीकी कर्मचारी मतलब जो टेक्नोलॉजी तकनीक से रिलेटेड, ठीक है, तकनीकी जो कर्मचारी है उनसे लिया जा सकता है। जैसे सहायक जो इंजीनियर होता है, सहायक असिस्टेंट इंजीनियर हम बोलें तो असिस्टेंट जो इंजीनियर होता है, ठीक है, जो तकनीकी कर्मचारी होता है, इंजीनियर होता है, तो आदेश की एकता के सिद्धांत के अनुसार अगर देखें तो उसे अपने जिले के सामान्य उच्च अधिकारी मतलब जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से इसको जो है असिस्टेंट इंजीनियर को आदेश प्राप्त होंगे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से मतलब उसकी आज्ञा का पालन उसको करना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की। पर कंडीशन क्या हो जाती है, जो असिस्टेंट इंजीनियर है भाई वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो उसका बॉस एक और हो सकता है जो मुख्य इंजीनियर होता है। तो मुख्य इंजीनियर जो कार्यपालन यानी कि जो उच्चाधिकारी होता है तकनीकी से रिलेटेड, जो कार्यपालन इंजीनियर या फिर जो कार्यपालन अभियंता जिसे बोलते हैं, तो उसके निर्देश भी उसको मिलना चाहिए। मतलब जो एग्जीक्यूटिव जो होता है, ठीक है, जो मुख्य कार्यपालन जो इंजीनियर होता है या अभियंता होता है उसके आदेश भी उसको मिलना चाहिए। नियम के अनुसार क्या बोला जाता है कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उसके आदेश उसको मानना चाहिए, परंतु कंडीशन के अनुसार कभी कभी उसको क्या मानना चाहिए, कार्यपालन जो अभियंता है उसके निर्देश भी उसको मिलना चाहिए। तो यहाँ देखिए अपवाद की स्थिति होगी। तो ऐसी समस्या का समाधान यहाँ निकाला जाता है कि अधीनस्थ तकनीकी कर्मचारी तकनीकी मामलों में किसकी आदेश को ग्रहण करेगा, जो मुख्य कार्यपालन जो अभियंता उसके। और अगर प्रशासनिक की बात करें तो प्रशासनिक से संबंधित या सामान्य जो आदेश है वो किससे प्राप्त करेगा, डीसी। तो यहाँ पे हमको अपवाद देखने को मिलता है किसकी, और आदेश की एकता के सिद्धांत की यहाँ पे आलोचना की जाती है। तो यहाँ देखिए जो मिलेट है, मिलेट मतलब जो एक विद्वान है, मिलेट ने बोला है कि आज्ञा की जो एकता है या आदेश की एकता की जो अवधारणा है उसके साथ साथ यह भी मान लिया जाना चाहिए कि कुछ कार्यों यानी कि कंडीशन के अनुसार इसको दोहरे नियंत्रण यानी डुअल सुपरविजन जो तकनीकी और प्रशासनिक आज्ञा लेनी पड़ती है, और इन दो प्रकार का नियंत्रण अथवा निरीक्षण भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। जो टेलर है, टेलर नाम के एक विद्वान है, इन्होंने बोला है कि आदेश की एकता का सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए कृत्य मूलक निर्देशन मतलब जो फंक्शनल जो
फॉरमैनशिप है, मतलब जो आदेश की एकता है उसको एक प्रकार से यहाँ पे उसको अपवाद मतलब उसकी आलोचना करते हुए दूसरा जो सिद्धांत है बाईपास इनको द्वारा बताया गया है, ठीक है, जिसे बोला गया है कृत्य मूलक निदेशक का सिद्धांत। इसका प्रतिपादन किया है टेलर महोदय ने, और टेलर महोदय के द्वारा कहा गया है कि प्रत्येक कर्मचारी को 8 अधीक्षकों के नियंत्रण में रहना चाहिए। तो देखिए जो फ्रेडरिक टेलर है उन्होंने 8 जो अधीक्षक है उनके अंतर्गत जो है किसी व्यक्ति को मतलब किसी व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण रहना चाहिए। तो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे पहला होता है दल अधिकारी। दल अधिकारी का मतलब क्या होता है, जो गैंग होती है, ठीक है, जो भी एक कैटेगरी होती है उनके बॉस रहते हैं, ठीक है, तो उनका बॉस रहता है उसको बोला जाता है दल अधिकारी। फिर गति अधिकारी यानी कि स्पीड बॉस जो होता है, निरीक्षक, निरीक्षक मतलब हम बोल सकते हैं इंस्पेक्टर्स, ठीक है। फिर मरम्मत अधिकारी यानी रिपेयर बॉस। उसके बाद हम देखें तो पद्धति जो कार्य व्यवस्था या पद्धति क्लर्क जिसे ऑर्डर ऑफ वर्क या रूट क्लर्क बोला जाता है। अनुदेश क्लर्क, अनुदेश क्लर्क मतलब इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क बोला जाता है। समय तथा लागत जो होती है क्लर्क इससे संबंधित तो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क बोला जाता है। फिर एक और लास्ट बचा है जिसे कार्य अनुशासक बोला जाता है, यानी शॉप डिसिप्लिनेरियन जिसे बोला जाता है। तो ये ट्रेलर के द्वारा बोला गया है, मतलब इन्होंने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है जिसके अंतर्गत हम देखें तो इसे कृत्य मूलक जो सिद्धांत है, यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं जो फ्रेडरिक टेलर है उन्होंने कृत्यमूलक निदेशन का सिद्धांत बोला है, और इन्होंने 8 अधिकारी के अंतर्गत जो है किसी व्यक्ति को नियंत्रण में रखा जा सकता है। तो जी 8 अधिकारी हमने यहाँ पे पढ़े हैं। अब ये 8 अधिकारी तो हो गई टेलर के अनुसार, जो 8 अधिकारी है इस योजना का मुख्य लाभ यह होगा कि प्रत्येक कार्य में विशेषज्ञ या प्रशासनिक अधीक्षण जो है उपलब्ध हो जाएंगे और कार्य अच्छे तरीके से यहाँ पे संपन्न होगा। तो ये आलोचना करते हुए टेलर के द्वारा ये सिद्धांत प्रतिपादित किया है। अब दूसरा जो सिद्धांत मतलब दूसरी जो आलोचना की गई है टेलर ने, देखिए टेलर ने ही किया है, यहाँ पे टेलर ने इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए लिखा है, ठीक है, जो फ्रेडरिक टेलर है उनके द्वारा यहाँ पे आलोचना करते हुए लिखा गया है कि इससे सैनिक प्रकार की जो व्यवस्था है उसका विकास होता है। एक व्यक्ति को अपने कार्य के लिए विभिन्न टेक्नीशियन से निर्देश प्राप्त करने पड़ते हैं और इसके बिना कर्मचारी दक्ष नहीं बन सकता। मतलब कंडीशन के अनुसार उसके ऊपर जो बॉस होगा वो किसी एक विशेष मतलब हम बात करें तो किसी विशेष डिपार्टमेंट के प्रति जो है ये क्या होगा, विशेषज्ञ होगा, पर जो नीचे वाला जो एम्प्लॉय है उसको अलग अलग प्रकार से विशेषज्ञता मतलब यहाँ पे प्राप्त करनी होती है। तो यहाँ पे अलग अलग व्यक्तियों से यहाँ पे विशेषज्ञ सब मिलनी चाहिए, ये बोला गया है टेलर के द्वारा। उन्होंने आलोचना करते हुए ये चीज़ बोली गई, जैसे कि उन्होंने द्वारा बोला गया है कि 8 अधिकारी को उसको नियंत्रण में रखा जा सकता है जो नीचे वाला एम्प्लॉय है। तीसरी जो आलोचना है एक व्यक्ति है जिनका नाम है हडसन, ठीक है, सेकलर हडसन। इन्होंने इसका विरोध जो है अनुभव के आधार पर किया है और इसकी मान्यता है कि अनुभव ने इसे अनुपयोगी, असंभव तथा काल्पनिक सिद्ध कर दिया है। इनका कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक उच्च अधिकारी जो होता है, एक उच्च अधिकारी की जो अवधारणा है वो जटिल सरकारी स्थितियों में शायद ही कहीं वास्तव में हो पाई हो। शासन में स्थित जो प्रशासक है उसके कई स्वामी यहाँ पर रहते हैं, मतलब एक एम्प्लॉय जो होता है या जो प्रशासक होता है उसके बहुत सारे यहाँ पे बॉस हो सकते हैं, इनके द्वारा बोला गया है प्रशासन में, ठीक है, और वह उनमें से किसी की भी उपेक्षा नहीं कर सकता, मतलब इग्नोर नहीं कर सकता किसी को भी। एक से वह नीति संबंधी आदेश प्राप्त करेगा, दूसरे से कार्मिक यानी जो कर्मचारी से रिलेटेड, और तीसरे से जो है बजट, चौथे से वितरण, और उसके अलावा देखें तो उपकरण संबंधी। तो अलग अलग जैसे 8 अधिकारी की यहाँ बात की गई, तो इस प्रकार यहाँ पर हडसन के द्वारा, सेकलर हडसन के द्वारा बोला गया है कि वो एक व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं रह सकता, उसके अनेक स्वामी हो सकते हैं जो कोई भी प्रशासक होता है। तो हम शॉर्ट में अगर बात करें तो कुछ नई चीज़ें हमको देखने को मिलती है, मतलब जो सिद्धांत है, जो आदेश के एकतक सिद्धांत, वो कुछ यहाँ पे अनुभव के आधार पर काफ़ी पुराना पड़ गया है, और विशेषज्ञों की संख्या एवं महत्व में वृद्धि तथा जो प्रशासन के क्षेत्र में बढ़ती हुई जटिलता ने आदेश की एकता के जो सिद्धांत है उसको लगभग रूप से अगर देखें तो उसको यहाँ पे समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा फिर भी अगर देखें तो इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि सिद्धांत के पालन में से संगठन में एक जो है एकता और स्थिरता बनी रहती है। यह नियंत्रण को बड़े प्रभावी रूप में स्थापित करता है, संगठन को अधिक शक्तिशाली और कार्यकुशल बनाता है। तो ये चीज़ हमने देखें आदेश की एकता के संबंध में। तो आदेश की एकता के संबंध में हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने आदेश की एकता के संबंध में बेसिक चीज़ें जाने, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, उसके अलावा हमने देखें उसके गुण और उसकी आलोचना, इतनी चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट थी। अब दूसरा जो सिद्धांत आता है उसको हम बोलेंगे नियंत्रण की सीमा का सिद्धांत, ठीक है। नियंत्रण की सीमा यानी कि हम बोल सकते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो इसका मतलब होता क्या है, नियंत्रण का मतलब क्या होता है? नियंत्रण मतलब होता है एक प्रकार से कंट्रोल करना, मतलब जैसे नीचे वाले जो एम्प्लॉय है वो काम कर रहा है तो उसके ऊपर वाला जो व्यक्ति है
वो उसको कंट्रोल करेगा। पर इसके ऊपर भी तो कोई बॉस होता है ना, तो इसके ऊपर भी कोई बॉस होता है जो इसको कंट्रोल करेगा। मतलब हम बोल सकते हैं ये बॉस जो है इन सभी को कंट्रोल करेगा इनडायरेक्ट रूप से देखें। हालांकि ये इसको कंट्रोल करेगा, ये ऑटोमेटिक नीचे के कंट्रोल करेगा, मतलब नियंत्रण रखेगा। आप जो कार्य हो रहा है उनके ऊपर नियंत्रण रखा जाएगा। तो यहाँ नियंत्रण की सीमा कहाँ तक होनी चाहिए, उसी के अंतर्गत बोला गया है संगठन में नियंत्रण की क्या भूमिका होती है, नियंत्रण के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हमको पढ़ना, वो सारी चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं, इनकी उसके महत्व, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो नियंत्रण की जो सीमा है, क्षेत्र है या विस्तार है, उसका संबंध इस बात से है कि जो उच्च अधिकारी होता है, यानी कि जो बॉस होता है, उच्च अधिकारी होता है, ये उच्च पदाधिकारी होता है, वो अपने अधीन कितने कर्मचारियों के कार्य का नियंत्रण कर सकता है। तो ये यहाँ पे डिफाइन किया जाता है नियंत्रण के अंतर्गत। अब जैसे बॉस है, बॉस के अंतर्गत मान लीजिए एक डिपार्टमेंट में एक ही बॉस है। अब भाई नीचे वाले बहुत सारे कर्मचारी हो सकते हैं और एक ही बॉस है, तो वो नियंत्रण कैसे रख पाएगा। तो ये कंडीशन यहाँ पे बताई जाती है कि एक बॉस जो उच्च अधिकारी है वो कितने व्यक्तियों को नियंत्रण कर सकता है। नियंत्रण की सीमा का सिद्धांत यहीं पे साबित होता है। नियंत्रण की सीमा जो है वास्तव में निगरानी की सीमा बोला जाता है। और संगठन में जो सोपान होते हैं, हायरार्की होती है, उनकी संख्या, मतलब सोपान मतलब जैसे देखिए एक लेवल ऊपर वाला टॉप लेवल, फिर उसके नीचे वाला, फिर उसके नीचे वाला, तो ये सोपान कहलाते हैं, हायरार्की कहलाती है कर्मचारियों की। तो यहाँ पे देखिए जो संगठन है, संगठन में सोपानों की संख्या वास्तव में इसी से निर्धारित होती है, नियंत्रण से। और नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र जो होता है उन अधीनस्थ या संगठन की इकाइयों की संख्या है जिनका निर्देशन प्रशासन स्वयं करता है। और यह अवधारणा अगर बात करें तो देखिए हम देख सकते हैं उच्च अधिकारी द्वारा अपने अधीन कर्मचारियों के जो कार्य है उसका नियंत्रण करना यहाँ बोला जाता है। जो एक विद्वान है वी ग्रेक्यूनस के द्वारा एक अवधारणा प्रस्तुत की गई है, मतलब वर्णन किया गया है, जिसमें उन्होंने ध्यान के विस्तार का क्षेत्र से संबंधित सिद्धांत यहाँ प्रतिपादित किया है और मानवीय क्षमता की सीमाएं यहाँ पर बोली गई है। देखिए भाई मेरे द्वारा भी जो है लेक्चर बनाए जाते हैं, तो मेरी भी एक मतलब डेली में एक लेक्चर लेकर आता हूँ, एक या दो मेरे द्वारा डेली लाते हैं, ठीक है। तो मैं कभी कभी 5 भी ला सकता हूँ डेली के, पर 5 रेगुलर रख पाना संभव है क्या? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि व्यक्ति की एक संभावना, मतलब एक सीमा होती है कार्य करने की, कार्य क्षमता की उसकी सीमा होती है। तो यहाँ पे एक एवरेज मान लिया जाता है कि मेरे द्वारा डेली 2 लेक्चर लाए जाएंगे, ये मान लिया जाता है। उसी प्रकार यहाँ कोई संगठन है, संगठन में कोई व्यक्ति 1000 लोगों को कंट्रोल कर सकता है, पर रेगुलर ऐसा संभव नहीं है कि वो 1000 लोगों को कंट्रोल कर सके। तो एक एवरेज मान लिया जाता है कि वो लगभग 500 के आसपास जो लोग हैं उनको कंट्रोल कर पाएगा। तो यहाँ पे वही बात बोली गई है वी ग्रेक्यूनस के द्वारा कि जो ध्यान का विस्तार है, ध्यान के विस्तार का जो क्षेत्र है उसके सिद्धांत का यहाँ प्रतिपादन किया है। और उन्होंने बोला है कि जो मानव है, मानव की जो क्षमता होती है उसकी कुछ सीमाएं हो सकती है, क्योंकि रेगुलर उस स्थिति में काम कर पाना संभव नहीं है। जैसे मेरी कार्य क्षमता में अभी थोड़ी कमी देखने को मिल रही, क्यों? क्योंकि लेक्चर नहीं आ रहा है। क्योंकि देखिए साउंड सिस्टम आपको भी लगता होगा थोड़ा ख़राब है, यानी सर्दी खांसी, बहुत सारे जो मौसम परिवर्तन हो रहा है, तो हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ चीज़ें चल रही है। तो मैं रेगुलर आपके लिए लेक्चर नहीं ला पा रहा हूँ अभी जो MPPSC से संबंधित, तो कोई दिक्कत नहीं। तो वही यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक व्यक्ति की सीमाएँ होती है क्षमता की, ठीक है। तो यहाँ पे यदि निरीक्षण का क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत कर दिया जाता, मतलब एक व्यक्ति के अंतर्गत जो है निरीक्षण का जो कार्यभार बहुत अधिक वहाँ सौंप दिया जाता है, तो उसके परिणाम जो क्या होते हैं, असंतोषजनक होते हैं। अतः जो विद्वान है, विद्वानों ने यह खोज की है कि विस्तार जो क्षेत्र है उसकी सीमा क्या होनी चाहिए, यहाँ पे उनके द्वारा मतलब जो है खोज की गई है। कुछ इसे जो है 3 व्यक्तियों तक सीमित रखते हैं, मतलब एक व्यक्ति के अंतर्गत 3 व्यक्ति होना चाहिए। कुछ जो है इसे 7 व्यक्तियों की सीमा तक रखते हैं, यानी कि कुछ व्यक्ति जो है 20 व्यक्ति, मतलब एक जो है मानते हैं कि एक व्यक्ति जो है 3 व्यक्ति को यहाँ पे नियंत्रण रख सकता है। कुछ मानते हैं कि ये जो है 7 व्यक्ति का नियंत्रण रख सकता है, और कुछ मानते हैं कि ये 20 व्यक्तियों का नियंत्रण रख सकता है। तो अलग अलग यहाँ पे विद्वानों के द्वारा यहाँ पे निष्कर्ष निकाले गए हैं। और एक अधिकारी के अधीन कितने अधीनस्थ होने चाहिए, इस पर कोई एक मत नहीं है, मतलब एक ही मत पर सहमत कोई भी विद्वान नहीं है। किंतु यह सभी मानते हैं कि विस्तार क्षेत्र जितना छोटा होगा, मतलब एक व्यक्ति जितने कम लोगों पर नियंत्रण रखेगा, उतना ही संपर्क और नियंत्रण अधिक प्रभावशाली माना जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे बोली गई है। एक और विद्वान है डिमॉक जो लेखक है, उनके द्वारा बोला गया है कि जो नियंत्रण का क्षेत्र है, नियंत्रण के क्षेत्र किसी उद्यम की जो मुख्य कार्यपालिका है तथा उसके प्रमुख जो साथी है कार्यालयों के बीच सीधे तथा सामान्य संचार की संख्या एवं क्षेत्र से माना जाता है। और इस सिद्धांत का जो औचित्य है इस तथ्य में निहित है कि मानवीय ज्ञान की कुछ सीमाएं होती है, और यदि इन सीमाओं से आगे हम उससे जो है कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है उस व्यक्ति को, तो इसके परिणाम जो है काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं और वह अपने उत्तरदायित्व का पूरी तरीके से निर्वहन नहीं कर पाएगा। उसकी शक्ति जो है, मतलब एक प्रकार से शक्ति कम हो जाएगी, कार्य जो है शक्ति के कम होने के कारण या कार्य क्षमता में कमी के कारण जो कार्य है अव्यवस्थित रूप से यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये डिमॉक के द्वारा बोला गया है। फिर एक और व्यक्ति है जिनका नाम है प्रोफेसर जियाउद्दीन खान। तो इनके द्वारा क्या बोला गया है,
कि जो नियंत्रण की सीमा है उन जो नियम और जो सिद्धांत है या फिर हम कार्य की जो इकाई है उनकी संख्या है जिनका संचालन प्रधान जो कर्मचारी है या प्रधान कार्यकारी है उसके द्वारा स्वयं किया जाता है। तो ये चीज़ इनके द्वारा बोली गई है। तो नियंत्रण की जो सीमा है उससे क्या मतलब हुआ, हमारा अधीनस्थ जो कर्मचारी उनकी संख्या से है, मतलब एक व्यक्ति है उसके अधीन जो है कितने कर्मचारी होंगे, इसी सिद्धांत को यहाँ पे नियंत्रण की सीमा का सिद्धांत बोला जाता है। इसके अलावा जो कार्य है, मतलब कार्य का जो अधीक्षण एवं कर्मचारी क्षमता पूर्वक कर सकता है। दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो नियंत्रण की सीमा से आशय क्या होता है, अधीनस्थ कर्मचारी या जो कार्य मतलब जो भी निचले लेवल पर जो भी कर्मचारी काम करते हैं उसकी संख्या से है जिस पर उच्च अधिकारी प्रभावशाली नियंत्रण रख सकता है। तो आई होप नियंत्रण की जो सीमा है उससे संबंधित आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं उसके महत्व, यानी कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, नियंत्रण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, या उसका महत्व क्या हो सकता है। तो नियंत्रण के क्षेत्र की समस्या है सोपान क्रम, यानी कि जो एक प्रकार से जो हायरार्की होती है, ये सोपान का जो क्रम होता है, सोपान क्रम वाले जो संगठन है उसमें पाई जाती है, जहां एक के बाद एक कई स्तर और सीढ़ियां हमको देखने को मिलती है। ये चीज़ हम देख सकते हैं। और प्रत्येक स्तर जो होता है एक प्रकार से जिम्मेदार जो होता है, मतलब प्रत्येक स्तर की जो जिम्मेदारी है किसी एक व्यक्ति पर मानी जाती है। मतलब यहाँ पे है तो ये स्तर पर इस व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी, ये वाले स्तर पर ये वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी, नीचे मतलब प्रत्येक स्तर पर एक व्यक्ति की यहाँ पे जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति पर सौंप दी जाती है। किसी संगठन में कितने स्तर होने चाहिए, यह इस बात पर निर्भर करता है कि संगठन जो है, संगठन में निचले स्तर पर कर्मचारी कितने हैं। तो ये स्तर डिफाइन करने के लिए कर्मचारी की संख्या को आधार माना जाता है जिनका निरीक्षण किया जाता है। और प्रत्येक वरिष्ठ अधिकारी कितने अधीनस्थ जो है अधीनस्थ कर्मचारी या फिर जो उसको कारगर तरीके से या अच्छे तरीके से निरीक्षण कर सके, ये सिद्धांत यहाँ पर देखा जाता है किसके अंतर्गत, नियंत्रण की सीमा के अंतर्गत। और इससे पता चलता है कि जो पद सोपान है, पद सोपान एवं जो नियंत्रण है, पद सोपान एवं नियंत्रण के क्षेत्र का यहाँ पे जो है ज्ञान हमको देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब क्या पता चलता है हमको, पद सोपान एवं नियंत्रण के क्षेत्र में निकट संबंध है। इसलिए जो संगठन है, मतलब किसी संगठन में एक वरिष्ठ अधिकारी के नियंत्रण के क्षेत्र को ध्यान में रखकर पद सोपान में स्तरों की सीढ़ियों का निर्धारण किया जाना चाहिए। और यदि किसी वरिष्ठ अधिकारी से उसकी क्षमता से अधिक जो है संख्या, मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक वरिष्ठ अधिकारी है, उसका नियंत्रण की जो क्षमता है 20 व्यक्तियों की है, परंतु उससे जो है 20 व्यक्तियों से अधिक यहाँ पे नियंत्रण का भार उसको सौंप दिया जाता है या ज़्यादा उम्मीद की जाती है, तो कार्य करने में काफ़ी विलंब हो सकता है और अकुशलता भी यहाँ पे बढ़ेगी। इसके अलावा संगठन में जो है किसी भी संगठन के कार्य जो है, कार्य की गुणवत्ता एवं उसके कारगर नियंत्रण और निरीक्षण की जो है निर्भर यहाँ पे करती है। मतलब अगर सही नियंत्रण की सीमा होगी, नियंत्रण का सिद्धांत सही रूप से फॉलो किया जाएगा, तो यहाँ पे जो संगठन है, संगठन में काफ़ी अच्छा वर्क यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ और चीज़ें यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे नियंत्रण की सीमा क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यानी कि क्वेश्चन देखिए, जैसे जो भी टॉपिक मैं पढ़ाते जा रहा हूँ तो 5 नंबर में तो आपको कंप्लीट करना है। जैसे नियंत्रण की सीमा, ये 3 नंबर में डेफिनेशन पूछा जा सकता है। ठीक है, महत्व क्या होने चाहिए तो 5 नंबर में पूछा जा सकता है, और 2 पॉइंट अगर लिखने को आए तो नियंत्रण का महत्व, यानी कि ये 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है। नियंत्रण की सीमा क्या होनी चाहिए, तो ये हम देखेंगे अब। ठीक है, तो यहाँ देखिए नियंत्रण की सीमा क्या होनी चाहिए, जैसे कि हमने पहले से बात करें हैं। तो यहाँ उदाहरण लेते हैं, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट मतलब एक जिला होता है। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जो पुलिस डिपार्टमेंट में जो हेड व्यक्ति होते हैं वो एसपी होते हैं। एसपी यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस अधीक्षक जिन्हें बोला जाता है। तो एक ही होते हैं एक जिले में, उसके अंतर्गत जो है 2 डीएसपी होते हैं, डेप्यूटी जो एसपी होते हैं, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, जैसे कि हम एमपीपीएससी के द्वारा अगर पुलिस रैंक हासिल करते हैं, ठीक है, तो हम डीएसपी बनेंगे। ठीक, अब जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा है उसमें, तो यहाँ देख सकते, देखिए उसके अंतर्गत जो है एक एसपी के अंतर्गत दो डीएसपी पर वो कंट्रोल रख सकता है। अब जो 2 डीएसपी है वो यहाँ देख सकते, देखिए यहाँ पे 8 इंस्पेक्टर, मतलब जो प्रत्येक डीएसपी है वो यहाँ पे हम देखें तो 8 इंस्पेक्टर को यहाँ पे नियंत्रण में रख सकते हैं। फिर उसके बाद देखें तो इनके अंतर्गत जो है, मतलब एक एसपी के अंतर्गत 2 डीएसपी रहेंगे, 8 इंस्पेक्टर रहेंगे। उसके अलावा देखें तो 40 असिस्टेंट इंस्पेक्टर रहेंगे। ठीक है, एएसपी जिन्हें बोला जाता है। ठीक, सॉरी एएसपी नहीं, एसआई जिन्हें बोला जाता है। ठीक है, एसआई मतलब सब इंस्पेक्टर। उसके अलावा 200 हमको हवलदार देखने को मिलेंगे। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे हमको 1000 कांस्टेबल देखने को मिलेंगे। तो ये जो क्रम है ये नियंत्रण का क्रम, मतलब एक जो एसपी है वो इतने लोगों पर नियंत्रण रख सकता है, यहाँ पे इनकी सीमा यही होनी चाहिए।
तो चलिए इसके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। तो यहाँ देखिए, संगठन में नियंत्रण की आवश्यकता एक प्रकार से स्वयं सिद्ध होती है, अपने आप से डिफाइन होती है। बिना नियंत्रण के प्रशासन जो है सुचारू रूप से संचालित नहीं किया जा सकता। कर्मचारियों पर नियंत्रण रखने का उद्देश्य यह देखना होता है या यह देखना रहता है कि कर्मचारी दिए गए आदेश एवं निर्देशों के अनुसार कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और ये मतलब सिद्ध होता है कि मानवीय जो ध्यान है क्षेत्र सीमित रहता है। अतः हम देखें तो एक जो पदाधिकारी होता है वह अपने नीचे काम करने वाले कितने कर्मचारियों पर भली भांति नियंत्रण रख सकता है, इसी को यहाँ पर नियंत्रण की सीमा बोला जाता है। जैसे कि हमने ये उदाहरण समझे हैं। मिलेट नाम के एक विद्वान हैं, इनके अनुसार अगर देखें तो अनुभव एवं मनोवैज्ञानिक अनुसंधान दोनों ने इस बात की पुष्टि की है कि किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की जो पर्यवेक्षण या निरीक्षण की जो क्षमता है उसकी सीमा रहती है। ये इनके द्वारा बोला गया है, ये चीज़ आप देख सकते हैं मिलेट के अनुसार। परंतु यह सीमा कितनी होनी चाहिए, इस प्रश्न पर विद्वानों में काफ़ी मतभेद देखने को मिलता है। फ्योल नाम के एक विद्वान है, ये फ्योल है हेनरी फ्योल नाम के एक विद्वान हैं। उनके अनुसार अगर देखें तो बड़ा जो उद्यम होता है, जो बड़ा जो कंपनी होती है, मतलब एक प्रकार से जो जहाँ पे वर्क होता है, ठीक है, तो बड़े उद्यम के शिखर स्थित प्रबंधक के नीचे 5 या 6 से अधिक अधीनस्थ कर्मचारी नहीं होने चाहिए। जैसे कि यहाँ बात की गई, एक एसपी के अंतर्गत 2 डीएसपी रहेंगे। अगर इनसे ज़्यादा हम करेंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। तो ये इनके द्वारा बोला गया है। एक और विद्वान है उर्विक, इनके द्वारा बोला गया है कि जो उच्च पदाधिकारी है उनके लिए आदर्श संख्या 4 होगी और निम्न स्तर के पदाधिकारियों के लिए आदर्श संख्या 8 या 12 होगी। ग्रेक्यूनियस नाम के विद्वान है, जो कि हमने पीछे देखे थे। उन्होंने बोला है कि कोई उच्च अधिकारी 5 या 6 अधीनस्थ अधिकारियों से अधिक के कार्य का उचित निरीक्षण नहीं कर सकता। हैमिल्टन है एक विद्वान, उनके द्वारा भी बोला गया है कि औसत जो मानवीय जो मस्तिष्क है उसमें जो है 3 से 6 अन्य मस्तिष्क का प्रभावशाली निरीक्षण संभव हो सकता है। अगर हम उनकी क्षमता मतलब उनकी जो कार्य है उनको बढ़ाते हैं तो यहाँ पे कार्य क्षमता में काफ़ी कमी देखने को मिलती है, कार्य अव्यवस्थित हो जाता है। जैसे हमने देखिए ये वाला उदाहरण देखे हैं, नियंत्रण की सीमा में देखें तो एक पुलिस विभाग में देखें तो सबसे निम्न लेवल पर हमको 1000 कांस्टेबल देखने को मिलते हैं। उसके ऊपर हमको देखने को मिलते हैं 200 हवलदार देखने को मिलते हैं, 40 असिस्टेंट यानी कि इंस्पेक्टर जो एसआई देखने को मिलते हैं, 8 इंस्पेक्टर, ठीक है, जिसे सर्कल इंस्पेक्टर बोलते हैं, फिर डीएसपी देखने को मिलते हैं और फिर एसपी देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ें हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। जिले के अंतर्गत पुलिस विभाग के जो नियंत्रण की सीमा है वो हमने देखे हैं। अब यहाँ देखिए, नियंत्रण की सीमा को निर्धारित करने वाले कुछ तत्व होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो क्या क्या हो सकते हैं, अलग अलग विद्वान के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार नियंत्रण की जो क्षेत्र है उसकी सीमा के संबंध में विद्वानों में मत तो एक नहीं है, सबका अलग अलग मत देखने को मिलता है। और कोई आदर्श संख्या निश्चित नहीं करता है या कोई आदर्श संख्या हमारे द्वारा निश्चित नहीं भी किया जा सकती। व्यवहार में नियंत्रण का क्षेत्र जो है कुछ तत्वों पर निर्भर करता है। जैसे कुछ तत्व कौन कौन से, जैसे कार्य है उसका फंक्शन हो सकता है, समय यानी कि टाइम हो सकता है, स्थान यानी कि प्लेस हो सकता है, और व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी हो सकती है। तो ये 4 जो मुख्य रूप से हमने देखे हैं कुछ तत्व यहाँ पे जो कि नियंत्रण की सीमा को निर्धारित करते हैं, इन पर ही निर्भर होता है। पर जो विद्वान है, विद्वानों ने अलग अलग यहाँ पे जो है अपनी राय दी है। उसके पहले हम देखें तो जो यदि मुख्य अधिकारी या मुख्य कार्यकारी जो होता है ऐसे व्यक्ति को नियंत्रण कर रहा है जिनके कार्यों की प्रकृति उसके अपने कार्यों की प्रकृति के समान ही है। तो देखिए, जैसे एक व्यक्ति है, एक अपने कार्य के प्रति जो है मतलब एक विशेषज्ञ व्यक्ति है अपने कार्य जो किसी विशेष क्षेत्र में, और अगर उसी के क्षेत्र से संबंधित उसको नियंत्रण दिया जाए तो उसका जो विस्तार है वो अधिक हो सकता है, मतलब ज़्यादा कर्मचारियों का नियंत्रण वो रख सकता है या उसका कार्य क्षेत्र विस्तृत हो सकता है। वह उच्च अधिकारी जो होता है जो अधिक अधीनस्थ अधिकारियों के जो काम है उस पर नियंत्रण रख सकता है। उदाहरण के लिए जैसे एक डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर जो है अन्य डॉक्टरों पर उनकी ज़्यादा संख्या होने पर नियंत्रण रख सकता है, जबकि एक डॉक्टर के लिए विश्वविद्यालय के समस्त विभागों पर नियंत्रण रखना काफ़ी कठिन हो सकता है क्योंकि उसका डिपार्टमेंट या उसकी विशेषज्ञता वहाँ पे काम नहीं आ रही है। इस प्रकार यदि संगठन पुराना, स्थायी और जमा हुआ है तो नियंत्रण के क्षेत्र को विस्तृत किया जा सकता है, और यदि अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्यालय भौगोलिक दृष्टि से दूर दूर तक फैले हैं तो नियंत्रण क्षेत्र छोटा रखना उचित होगा ताकि अच्छी तरीके से काम किया जा सके। इसके विपरीत यदि वे एक ही भवन या स्थान में हो तो नियंत्रण क्षेत्र विस्तृत हो सकता है, मतलब एक तो विशेषज्ञता वाले व्यक्ति मतलब डॉक्टर है तो डॉक्टर अनेक व्यक्तियों को नियंत्रण रख सकता है। दूसरी चीज़, अगर क्षेत्र विस्तार नहीं है तो ज़्यादा व्यक्तियों पर नियंत्रण रख सकता है। इसके अलावा अधीक्षक और प्रधान कार्यकारी की क्षमता तथा व्यक्तित्व भी नियंत्रण क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। कोई भी स्फूर्तिमान या जो मतलब जो काफ़ी ऊर्जावान जो व्यक्ति होता है और योग्य प्रशासक होता है, प्रशासनिक कार्यकारी अपेक्षाकृत कम क्षमतावान सहयोगी की अपेक्षा अधिक क्षेत्र का नियंत्रण और निरीक्षण कर सकता है। तो ये हमने देखें।
यहाँ देखिए प्रोफेसर जियाउद्दीन खान जो विद्वान हैं, इनके द्वारा बोला गया है कि इनके अनुसार नियंत्रण के क्षेत्र को 4 तत्वों में यहाँ डिवाइड किया गया है। व्यक्तिगत पृष्ठभूमि, दूसरा व्यक्तिगत पृष्ठभूमि मतलब इंडिविजुअल जो बैकग्राउंड होता है, मानवीय पृष्ठभूमि यानी कि ह्यूमन बैकग्राउंड होता है, प्राविधिक पृष्ठभूमि अर्थात जो टेक्नोलॉजिकल जो बैकग्राउंड होता है, मतलब जो भी उसके बैकग्राउंड में जो भी उन्होंने पढ़ा है, जो भी टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड है उसकी बात की जा रही है। फिर बात करें तो जो संगठनात्मक पृष्ठभूमि यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल बैकग्राउंड, तो ये 4 बोला गया है जियाउद्दीन खान के द्वारा। फिर ग्रेक्यूनस है, ग्रेक्यूनस विद्वान है, इनके द्वारा बोला गया मतलब इनके अनुसार देखें तो इन संबंधों की संख्या में प्रतिबंधित जो किए जाने वाले जो समूह हैं उनकी संख्या के साथ साथ जो है बदलती रहती है। और इन्होंने 3 प्रकार से यहाँ पे नियंत्रण जो है निर्धारक चीज़ें बताई है। तो पहला है प्रत्यक्ष संबंध यानी कि हम बोल सकते हैं डायरेक्ट इंडिविजुअल रिलेशनशिप। तो यहाँ देखिए ग्रेक्यूनियस के द्वारा बोला गया है कि पहला जो है प्रत्यक्ष संबंध यानी कि प्रत्यक्ष जो एकहरा संबंध होता है यानी कि डायरेक्ट इंडिविजुअल रिलेशनशिप। दूसरा बोला गया इनके द्वारा प्रत्यक्ष समूह संबंध यानी कि डायरेक्ट ग्रुप रिलेशनशिप। और तीसरा बोला गया है आड़े टेढ़े संबंध। आड़े टेढ़े मतलब क्रॉस रिलेशनशिप जो होती है। तो ये देखिए प्रत्यक्ष जो संबंध होता है, प्रत्यक्ष एकहरा संबंध जो होता है इसके अंतर्गत अगर देखें तो जो किसी सर्वोच्च अधिकारी और उसके तात्कालिक अधीनस्थ के साथ व्यक्तिगत एवं परोक्ष रूप से यहाँ पर संबंध होते हैं। और प्रत्यक्ष समूह संबंध की अगर बात करें तो सर्वोच्च अधिकारी यानी टॉप लेवल का जो अधिकारी है और अधीनस्थ के प्रत्येक संभावित में जो मिश्रण है उसके मध्य यहाँ पे स्थित संबंध को बोला जाता है। इसके अलावा जब एक उच्च अधिकारी के विभिन्न अधीनस्थ को पारस्परिक संपर्क करने की यानी कि जो टॉप लेवल का जो अधिकारी है उसके अधीनस्थ जो अधिकारी उनसे पारस्परिक रूप से अगर संबंध करने की आवश्यकता या संपर्क करने की आवश्यकता होती है तो उसे क्या बोलते हैं, आड़े टेढ़े जो संबंध है उसका जन्म यहाँ पर होता है। तो देखिए यहाँ पे जो है हमने देखे हैं नियंत्रण की सीमा के निर्धारक तत्व देखे हैं जो कि हमें यहाँ देखने को मिले। तो अलग अलग प्रकार से यहाँ देखने को मिलते हैं। तो इसके अब हम जो है कुछ गुण देख लेते हैं। ठीक है, तो गुण तो ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे इसके, यानी कि जो नियंत्रण का क्षेत्र है जितना छोटा होगा उतना ही लाभप्रद होगा, ये हमको पता चला। इसमें प्रधान कार्यकारी पर भार कम होगा, विलंब तथा भ्रम कम होंगे और सक्रिय नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार भी होगा, कार्यकुशलता भी बढ़ेगी। अंत में क्या होगा, इसे प्रशासनिक मनोबल ऊंचा उठेगा। और उर्विक है एक विद्वान, उनके शब्दों में अगर बोले तो नियंत्रण का क्षेत्र जितना छोटा होगा सामाजिक और प्रशासनिक दूरी को कम कर देता है वो। ठीक है, तो ये चीज़ हमको देखने को मिली। नेक्स्ट जो हमको देखने को मिलता है नियंत्रण की सीमा की जो धारणा है उसमें परिवर्तन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। नियंत्रण की जो है कुछ और टॉपिक हमारे बचे हैं थोड़े से, तो वो हमारा नियंत्रण का सीमा को जो सिद्धांत है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम पढ़ने वाले नियंत्रण की सीमा की जो धारणा है उसमें परिवर्तन। तो देखिए जो आधुनिक समय है, आधुनिक समय में नियंत्रण के विस्तार की जो पूरी कंप्लीट रूप से जो अवधारणा की बात करें तो उसमें परिवर्तन माना गया है, यानी कि हो गया है वर्तमान में। और प्रशासन में स्वचालन का जो अधिक प्रयोग है, सूचना के क्षेत्र में क्रांति तथा प्रशासन में विशेषज्ञों का बढ़ता हुआ महत्व है, इस परिवर्तन के लिए उत्तरदायी माना जाता है। कुछ अभी हाल ही के वर्षों में हमको देखने को मिलता है तकनीकी क्षेत्र में बहुत प्रगति देखने को मिलती है, जिसके फलस्वरूप कार्यालयों में स्वचालन का प्रयोग, मतलब जैसे रोबोटिक्स का प्रयोग देखने को मिलता है, ऑटोमेटिक जो मशीन है बहुत सारी देखने को मिलती है, तो स्वचालन का प्रयोग यहाँ पर होने लगा। कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक मशीनों द्वारा प्रशासन को अत्यधिक तीव्र गति से यहाँ बड़ी मात्रा में उचित एवं शुद्ध तथ्य और सूचनाएं प्राप्त होने लगी है। यांत्रिक स्वचालन से नियंत्रण के क्षेत्र में जो क्षेत्र उसकी सीमा काफ़ी बढ़ गई है और एक अधिकारी के लिए अब जो है अधिक कर्मचारियों के कार्य नियंत्रण कार्यों का नियंत्रण कर पाना काफ़ी संभव हो गया, क्योंकि एक कंप्यूटर के माध्यम से, या देखिए आप सीसीटीवी की भी अगर बात करें तो एक सीसीटीवी के माध्यम से बहुत सारे लोगों पर नियंत्रण रखा जा सकता है, निगरानी रखी जा सकती है। आधुनिक समय में एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता भी है कि लोक सेवा में विशेषज्ञों की संख्या में वृद्धि हो गई है। और ये जो विशेषज्ञ होते हैं संगठन के उच्च अधिकारी तथा जो अधीनस्थ जो होते हैं उसके पद सोपान यानी कि जो हायरार्की होती है या जो ऊर्ध्वाधार क्रम होता है, यानी कि देखिए इस लेवल पर जो हम बात करें तो ऊर्ध्वाधार जो संबंध होता है पसंद नहीं करते हैं। प्रत्येक विशेषज्ञ अपना जो अधिकार होता है समझकर अपनी जो बात है स्वीकार कराने के लिए हर प्रयत्न करता है। संगठन की परंपरावादी धारणा, अधिकारी जो होते हैं अधीनस्थ की अवधारणा को चुनौती दी जाने लगी है। विशेषज्ञों के बढ़ते हुए महत्व और जो स्वतंत्रता है, उनकी जो उम्मीद होती है, उनकी चाह जो होती है, उसके कारण मुख्य अधिकारी या मुख्य कार्यकारी का जो कार्य है नियंत्रण की अपेक्षा समन्वय का अधिक हो जाता है। समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन होता है। और एक यहाँ हम देखें तो जो प्रोफेसर जो जियाउद्दीन है, अभी हमने जिनके बारे में बात किए थे, तो उनके अनुसार वर्तमान में नियंत्रण के क्षेत्र से संबंधित एक समस्या यह रह जाती है कि यह नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र छोटा है, तो
कठिनाई यह है कि नियंत्रण के जो या निर्णय के स्तरों में वृद्धि होगी, और ये निर्णय के स्तरों में कमी करते हैं तो नियंत्रण का क्षेत्र का विस्तार होगा। एक विद्वान है लूथर गुलिक। लूथर गुलिक ने जो है विचार प्रस्तुत किया है कि देखिए यहाँ पर सबसे पहला अगर देखें तो कार्य की सीमा, अर्थात यह स्वीकार करना चाहिए कि प्रत्येक अधिकारी के कार्य करने की जो है एक सीमा होती है, चाहे वह कितना भी दक्ष क्यों ना हो। ठीक है, ये लूथर गुलिक के द्वारा बोला गया है। दूसरा बोला गया है नियंत्रण का क्षेत्र, यानी कि सभी कर्मचारी एक ना एक नियंत्रण जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत कार्य करते हैं और जिनसे वह संबंधित होते हैं। ठीक है, मतलब किसी न किसी के नियंत्रण के क्षेत्र के अंतर्गत वो कार्य करते हैं जिससे वह संबंधित होते हैं। इसके अलावा कार्य वृद्धि के संबंध में अगर बात करें तो यहाँ देखिए सक्रिय नियंत्रण क्षेत्र वह कहलाता है जिसके आगे की जाने वाली किसी जो कार्य वृद्धि है उसके संबंध में देरी तथा भ्रम की स्थिति उत्पन्न ना हो। इसके अलावा हम देखें तो सक्रिय नियंत्रण क्षेत्र, तो यहाँ देखिए व्यापक उत्तरदायित्व के संबंध में सक्रिय नियंत्रण क्षेत्र रखा जाता है। और जो एक रूपीय जो संगठन होता है, एक रूपीय संगठन की अपेक्षा एक बड़े विभिन्न रूप वाले जो संगठन है तथा बिखरे हुए जो संगठन है या बड़ा जो संगठन है उसके अधीनस्थ कर्मचारियों की संख्या कम हो जाती है। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है किसके अंतर्गत, नियंत्रण की सीमा के अंतर्गत। अब जो संगठन के कुछ और सिद्धांत है जैसे कि समन्वय हमने देखे थे, तो समन्वय हमारे सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी समन्वय अगर बात करें तो विभिन्न कर्मचारियों का आपस में जो है मिलजुल कर काम करना, कोऑर्डिनेशन उसको बोला जाता है, तो वो हम देख सकते हैं। तो हम देखिए क्या क्या चीज़ें हमने पढ़े हैं, हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, आदेश की एकता का सिद्धांत हमने पढ़े थे, तो वो तो हमने देख लिया था आदेश की एकता के संबंध में। ठीक है, आदेश की एकता सिद्धांत की आवश्यकता क्यों पड़ती है, उसके गुण देखें और उसकी आलोचना देखें। ठीक है, 3 कैटेगरी में। फिर नियंत्रण की सीमा देखें, उसके बाद हमने नियंत्रण का महत्व देखे, उसकी सीमा कहाँ तक होनी चाहिए। उसके उदाहरण के रूप में हमने एक पुलिस विभाग का उदाहरण लिए जिले के रूप में। नियंत्रण की सीमा के निर्धारक तत्व हमने देखे, उसके बाद हमने नियंत्रण की सीमा की धारणा में परिवर्तन हो रहा है वो देखें। तो ये सारी चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक चलेगा वो चलेगा लोक प्रबंधन के नवीन आयाम एवं विकास प्रशासन। हो सकता है एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाए और नहीं तो हम 2 लेक्चर में इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो इस हिसाब से अगर देखें तो 5वीं यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। फिर हमारा पेपर 2 का जो बी पार्ट है, बी पार्ट यानी कि इंडियन इकोनॉमी और सोशलॉजी, इसके अंतर्गत हम जो है बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, वो हमारा कंप्लीट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। आप लाइक कर सकते हैं और शेयर ज़रूर करें, दूसरों तक पहुंचाने का इसको जो है मतलब आप काम करेंगे। और आप जो है टेलीग्राम चैनल और जो भी चीज़ें मतलब जो भी उत्तर लेखन संबंधित या डिस्कशन संबंधित चीज़ों में जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी यहीं पे वीडियो के नीचे, उसमें जाकर आप जुड़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।